नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात हम हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स के भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं। करीब 7 से 8 बिल्डिंग्स एक साथ कुल्लू के आणी में ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आए। ये बस स्टैंड के करीब का इलाका है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही दरारें देख ली थी, तो इमारतों को कुछ दिन पहले ही खाली करा लिया गया था। इससे जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमारतों सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है। राज्य में के अन्य इलाकों से पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा है 12 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने भी आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। तो ये आप सीधे आप देख रहे हैं तस्वीरें जो वहां से आई। और इस मामले पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हमारे पर्वतीय राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ की जो स्थिति बनी उस पर चिंता जताई। बारिश से हिल स्टेशंस पर तबाही जो मची है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारणों की जांच करने पर अदालत सहमत हो गई है। अध्ययन के लिए कमेटी पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञ पैनल बनाने का संकेत दिया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता को सुझावों के साथ आने के लिए कहा गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार जाधव ने उठाया है ये मुद्दा। बुनियादी ढांचे को लेकर की गई है शिकायत। ये बहुत ही अहम है वाकई में। और इससे पहले मानसून में हिल स्टेशन पर तबाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी, जो हमने आपको बताया किस तरह से अब इस पे समिति आ सकती है। बिल्कुल, तो ये जो अपने आप में परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए ऐसे समय पर। जो तस्वीरें आपने देखी सुबह, आपने ट्वीट भी की, जो एक तरह से 7 से 8 बिल्डिंग एक तरह से ढहती हुई नजर आई, बहुत चिंता हुई उनको देखकर। हालांकि प्रशासन ने सतर्क रहते हुए लोगों को निकाल लिया था, लेकिन जो ये इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो परिस्थितियां हैं ये अभी आगे और भी आई। जैसे जैसे धूप लगती जाएगी, धूप जो भूमि पर पड़ेगी उससे वेट और बढ़ेगा, और जहां सॉफ्ट सॉइल होगी वहां इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब स्ट्रेटा हमारा सॉफ्ट होता है, उस पर हम 4 या 5-6 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं, तो क्या उस सॉफ्ट सॉइल की कैपेसिटी है इतना? ये सब चीजें जो है, ये बारिश इतनी ज्यादा हुई है जिसके कारण स्ट्रेटा बिल्कुल लूज हो चुका, भुरभुरा हो चुका है। अब सर बारिश तो हुई ज्यादा, लेकिन नियमों की अनदेखी हुई। बारिश हुई जी, आपने लोगों को निकाल भी लिया है, उसके बारे में भी जरा बताइए। नहीं, इसमें नहीं, नियमों की नहीं, ये पंचायत है। 90% हिमाचल की पॉपुलेशन गांव में रहती है, और पंचायत के बाद एक छोटा सा कस्बा बनता है, वहां आके लोग अपने घर बना लेते हैं। इसके इर्द गिर्द सारी पीछे ऑर्चर्ड लगे हुए, तो उसमें कोई कानून नहीं है। पंचायत के हिसाब से बन गया घर, एक घर बन गया, 2 घर बन गए, 3 घर बन गए, एक स्टोरी बन गई, एक के ऊपर एक बन गई, जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। और नियमों को भी ताक में रखा गया होगा तभी नुकसान हुआ, क्योंकि पीछे सेटबैक नहीं छोड़ेंगे, ड्रेनेज नहीं छोड़ेगी, कई जगह कुछ नहीं छोड़ा गया, तो नुकसान होता है। ये परिस्थितियां कब पैदा हुई? जब आपदा आई, आपदा को समझा कि लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स से अपरूट हो रहे हैं और उसके बाद नुकसान हो रहा है। अब हमें पता लगा, हमें जैसे ही हमें पता लगता है, हम सारी बिल्डिंगों को खाली करवा लेते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग के जो पिलर की स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है। जब पिलर में स्ट्रेंथ ही नहीं रही, नीचे से ओपन हो गया, तो बिल्डिंग कितना निश्चित है। तो वो 8-9 बिल्डिंगें हमने पहले ही खाली करवा ली थी। और अभी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे धूप लगती जाएगी और थोड़ी बारिश होती जाएगी, और बिल्डिंगें और पेड़ भी गिरेंगे। जी सर, असेसमेंट क्या आपका? आपने कहा जैसे और बिल्डिंग्स गिरेंगी, कौन कौन से एरियाज हैं, दर्शकों को बता दीजिए, हम पहले से अलर्ट कर दें, और कौन कौन सी यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, हमने प्रशासन ने उन बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया जहां ऐसा लगता है कि जैसे ही और तेज बारिश हो, अभी धूप लगी हुई है, अब धूप के बाद जब रात को बारिश होगी तो उसका वेग बढ़ जाएगा और ऊपर से स्लैश करना स्टार्ट हो जाएगा और फिर गिरेगी। तो ऐसी कई बिल्डिंगें, कोई 30-35 बिल्डिंगें हमने अभी खाली करवाई है। प्रशासन इसी तरह एक्टिव है। अगर हम एक्टिव ना होते
तो यहाँ कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। 200 लोग इसमें रह रहे थे, किराएदार इसमें रह रहे थे। तो इसका हमने जो भी है, हमने प्रशासन ने पूरी तरह से सर्वे करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यह नुकसान हो रहा है। निकाल दिए गए वहां से, अरे परे बिल्डिंगों से निकाल दिए गए। तो ये स्थिति दो चीजों से पैदा हुई है। मैं आपको पिछली बार भी कहा, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा रोल इसमें मुझे लगने जा रहा है। सर, जैसे आपने बताया कि 30-35 बिल्डिंग्स को और खाली करा लिया गया है, क्या ये हिमाचल के लिए राष्ट्रीय आपदा जैसी है? केंद्र से उप मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, हमारे 4 बजे के कार्यक्रम में बोल रहे थे कुछ राज्यों से मदद आई है, केंद्र से मदद नहीं आई है। लेकिन आप बताइए क्या स्थिति है, कौन कौन से राज्यों से मदद आई है और क्या आप चाहते हैं केंद्र करे? देखिए, हमारे सभी लोग हमें मदद कर रहे हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सब लोग मदद कर रहे हैं। और केंद्र से हमें 200 करोड़ रुपए की राहत भी आई है। दो बातें हैं कि इसमें बच्चे से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी हमें अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके भी दे रहे हैं। मैं इस बात, आपदा तो आई है, लेकिन जो बच्चों की अवेयरनेस है, युवाओं की अवेयरनेस आ रही है, वो भी बहुत अच्छी बात हो रही है कि क्यों आ रही है आपदा, और इस आपदा से निपटने की हमारी तैयारी भी है। लेकिन जहां तक राहत की बात, राहत में केंद्र सरकार को जिस तरह केदारनाथ में मदद की गई थी, जिस तरह भुज में मदद की गई थी, एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को देना चाहिए। स्पेशल पैकेज देने के पीछे कारण ये है, जो केंद्रीय नियम है, जो उनका रिलीफ मैनुअल है, वो बहुत कम है। अब किसी का घर डैमेज हो जाता है, घर की दीवार टूट जाती है, उसको आप 10,000 देंगे तो, और क्योंकि उसमें खर्चा बहुत होता है, कोई बिल्डिंग बह जाएगी तो 1,30,000 दोगे, कोई सड़क 1 किलोमीटर बनानी है तो उसके लिए 1,25,000 दोगे। तो रिलीफ मैनुअल के हिसाब से हमें लगता नहीं कि ज्यादा राहत दे सकेंगे। सरकार ने केंद्रीय टीमें 2 बल्दी भेजी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए और हमें स्पेशल पैकेज दीजिए। अब जिसका घर टूटा है, मैं उसको 1,00,000 रुपया दूंगा तो कहाँ बेचारे का घर बनेगा? बड़ी मेहनत से बनाया होता है। तो हम तो अपने जितने हमारे संसाधन हैं उनसे तो हम देंगे ही देंगे। मैंने तो रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया, 10,000 की जगह मैंने जिसका पार्शली डैमेज था 1,00,000 रुपया दे रहा हूँ उसको, मैं पार्शली डैमेज को। जिसका पशु की देहांत हो गया है उसको मैं 55,000 रुपया हम दे रहे हैं। हमारे भी पर एक सीमित साधन है, हमारे भी आर्थिक की का कारण है, जित कर सकते हैं। अगर स्पेशल पैकेज देंगे तो हम उससे हमारी स्थिति अच्छी होगी। और जो हमारे 13,000 घर जो हमारे डैमेज हो चुके हैं, और दूसरी बात, घर डैमेज के अलावा जो नेचर ने कर रही है जी, इसको भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आज हिमाचल प्रदेश में हुआ, कल दूसरे हिल स्टेट्स में भी होगा और प्लेन में भी होगा। बिल्कुल। मैंने कई बार कहा है कि हमने अपने सारे पेड़ काटने में प्रतिबंध लगा रखा है। हिमाचल की 68% लैंड जो है वन भूमि है, ये नॉर्थन इंडिया के लंग्स है। बिल्कुल सर, आपने इस मुश्किल वक्त में समय निकाला हमसे बात करने के लिए। आपने कहा कि 30 से 35 बिल्डिंग्स खाली करा दी गई हैं और एक तरह से एक स्पेशल पैकेज हिमाचल को मिले और राष्ट्रीय आपदा ऐसे घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए इस महत्वपूर्ण मौके पर। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ जुड़े। और हमने कुछ देर पहले जयराम ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा कुछ मसलों पर, आइए सुन लेते हैं। जयराम जी धन्यवाद। कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है, बस स्टैंड के पास साड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। अब मौसम विभाग तो अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की बात कर रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज वो घटना वहां पर घटित हुई है कुल्लू जिला के आनी में, बस स्टैंड के पास लगभग 8 बिल्डिंग एक साथ कोलैप्स हुई है वहां पर। और निश्चित रूप से वो बहुत भयानक दृश्य था, विचलित करने वाला था। लेकिन अच्छी बात उसमें ये रही कि वहां इवैक्यूएट कर लिया था सारे लोगों को, पहले ही 3 दिन 4 दिन पहले उनको वहां से निकाल दिया गया था, क्योंकि वहां दरारें आ रही थी पीछे। तो ऐसी सूरत में जिंदगी तो बच गई है, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है, सारी परिस्थिति जो है वो चिंताजनक है। और ऐसे में अब की बार जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है बरसात में।
लाइफ लॉसेस पे 350 से ऊपर हो गए। और फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट है, वो तो जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सैकड़ों के हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। बिल्कुल, प्राकृतिक आपदा पर नियमों को ताक में रखा गया ये जन निर्माण करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि नियमों का पालन बहुत जगह नहीं हुआ है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और खासतौर से आज के इस दौर में जो कंस्ट्रक्शन का काम जो जिस प्रकार से चल रहा है बिल्डिंग्स का, उसमें आने वाले समय में तो हमको सबक लेना ही पड़ेगा इस सारी चीज से टेक्निकली। और उसके बाद सारा इंजीनियरिंग साइड से हमको सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट शब्दों में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत कठिनाई का दौर आने वाले समय में आने वाला है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कठिनाई का दौर आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए पर्वतीय राज्यों के लिए, जिस तरह से वहां पे निर्माण होता है, विचार करने के लिए। क्या इसकी जरूरत है? निश्चित रूप से जरूरत है। अब तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार को ही ये निर्णय करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाओं को आने वाले समय में हम रोक सकें। और उसके लिए स्पेसिफिक मकान कहाँ बनना चाहिए, किस प्रकार के सारी चीजों को लेकर के उसके लिए इंजीनियरिंग जो टेक्निकल चीजें जो है वो प्लान करनी चाहिए। वो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अब इस सारी चीज की आवश्यकता पड़ गई है। और क्योंकि जो हाफाजत कंस्ट्रक्शन है, जो आपका कहना बिल्कुल सही है, और सभी इस बात को बिल्कुल प्राइम अफसाई एकदम देख करके ही बोलते हैं कि ये इस प्रकार से होना चाहिए था। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी जो है, हमने कभी भी इस बात को गंभीरता से लिया नहीं और ऐसे में ये संकट हमारे ऊपर जो है इस प्रकार से जो बना है, तो मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें आदमी का अपना है। बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री को क्या सुझाव देंगे और आप कैसे मदद हो सकती है? नहीं, मुझे तो एक ही चीज को लेकर के लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स हैं उसमें कुछ अब थोड़ी सख्ती तो होनी ही चाहिए। खासतौर से जब नदी की तरफ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, नाले की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और उसमें फिर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। और उसके बाद जहां सुरक्षित स्थान है कंस्ट्रक्शन के लिए वहीं पर अलाउ हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लैंडस्लाइड इस बार ऐसी जगह आए जहां कभी भी आते नहीं थे, जिसके कारण नुकसान हुआ है, घर चले गए, जिंदगियां चले गई। ऐसे में कुछ नियम बना करके आने वाले समय में सख्ती की भी आवश्यकता है। और दूसरा मेरा यही है उनसे कहने का पर्टिकुलरली कि जहां अभी इस वक्त हालात ऐसे बने हैं कि ये मकान सुरक्षित नहीं है, ये गांव सुरक्षित नहीं है, ये कस्बा इस वक्त रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए। जब तक ये खतरा बना है बारिश का, जब तक ये हालात बने हैं बारिश के, तब तक के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा करके उनको रखना चाहिए। ये सरकार को करना ही होगा, नहीं तो बहुत जगह घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसके कारण लोगों की जिंदगी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में प्रशासन और सरकार, अभी इस समय राज्य सरकार यही कोशिश कर रही है कि सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाया जा सके और जो बिल्डिंग्स जहां पर असेसमेंट हो रहा है, जहां पे खतरा है, उनको खाली कराया जा सके। देश की बात में इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बताते हैं। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने के लिए प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता विधेयक में बाढ़ लाना भी एक आतंकवादी कृत्य बताया गया और इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। असम का सिलचर इलाका 2022 में बाढ़ से प्रभावित हुआ, जिसमें 120 से अधिक लोगों की जान चली गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस बाढ़ को मानव निर्मित बताया था। साथ ही आरोप लगाए थे कि बराक नदी के किनारे तटबंध को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। असम पुलिस ने तब एक आपराधिक मामला दर्ज किया और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उस मामले ने सोशल मीडिया पर फ्लड जिहाद का रूप इख्तियार किया था। अब नए प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता विधेयक यानी BNS के तहत बाढ़ पैदा करना एक आतंकवादी अपराध माना जाएगा।
विधेयक की धारा 111A(6) कहती है कि आतंकवादी का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो हथियारों, विस्फोटकों का विकास, निर्माण, अधिग्रहण, परिवहन, आपूर्ति या उपयोग करता है या परमाणु, रेडियोलॉजिकल या अन्य खतरनाक पदार्थ छोड़ता है या आग, बाढ़ या विस्फोट का कारण बने। इस धारा यानी 111 में आतंकवादी अपराध के लिए न्यूनतम 5 साल की कैद है और अधिकतम मौत की सजा का प्रस्ताव है। नए कानून में ये सारे जो प्रोसीजर सेफगार्ड्स है वो नहीं है। तो अब पहले भी लोगों ने और कई संस्थाओं ने भी कंसर्न अपने रेस किए कि साहब झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, झूठा फंसाया जाता है। तो ऐसे में एक सेफगार्ड बैलेंस, चेक बैलेंस का काम करता था। वो नए कानून में वो चेक बैलेंसेस बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरी कानून को एक आम कानून बना दिया गया है। तो इसमें कोई भी पुलिस वाला किसी के ऊपर भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुकदमा बना सकता है और कोई भी पुलिस वाला किसी पर कोई भी आतंकवाद का मुकदमा बना सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी आपने कर दिया है। तो ऐसे में जो फॉल्स इम्प्लीकेशन की जो एप्रीहेंशन रहती थी पहले, वो हायर साइड पे रहेगी और चांसेस होंगे कि पुलिस मिसयूज करे इन प्रोविजंस को, लोगों को झूठा फंसाए। कठोर प्रावधानों के लिए अदालतें UAPA की अक्सर आलोचना करती हैं। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक आतंकवादी विरोधी कानून के तहत 2018 और 2020 के बीच 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया। यही नहीं, इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फ्लड या फायर या इस तरीके की और कुछ एक्टिविटीज, अब वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होंगी। हमें तो समझ में नहीं आता ये किस तरीके का कानून बनेगा, क्या बनेगा, उसका नतीजा क्या होगा कि हर किसी को जो रूटीन चीज़ें हैं उसमें भी आप उठा के बंद कर देंगे और पड़े रहेंगे, वो इस कानून स्पेशल लॉ में आ जाएगा। और जबकि UAPA ऑलरेडी इसको कवर करता है, तो ये तो कानून के ऊपर कानून, कानून के ऊपर कानून बनाने वाली बात है। वैसे इन दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरह की तबाही देखने को मिल रही है, उससे ये बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार इसके लिए किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन क्या इसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं और बात कुछ राजनीति की। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें 98 नेताओं को जगह दी गई, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश का नाम नई सूची में नहीं है। ये साफ है कि कभी पत्रकारिता की दुनिया से राजनीति में आने वाले हरिवंश के ताजा रुख से पार्टी नेतृत्व नाराज है। बीते महीने हरिवंश ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन जेडीयू की नई कार्यकारिणी में उन्हें जगह नहीं मिली। 22 महासचिवों और 7 सचिवों वाली इस कार्यकारिणी में वो विशेष आमंत्रित सदस्य भी नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू के किसी बैठक में हरिवंश नहीं आए हैं। हरिवंश जी देखिए, 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे, तब से आज तक हरिवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। पत्रकारिता में सम्मानित सदस्य रहे हरिवंश को कभी जेडीयू ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उपसभापति बनने के बाद उनके रवैये से जेडीयू के लोग दुखी रहे हैं। दिल्ली से जुड़े बिल पर वोटिंग से वो अलग रहे। इसके पहले भी कुछ मामलों में उनके रुख से पार्टी के लोग नाराज रहे। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं ने इस विवाद को ये कहकर टालने की कोशिश की कि हरिवंश अब संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन विधानसभा में उपसभापति महेश्वर हजारी इस कार्यकारिणी में सदस्य हैं। फिलहाल हरिवंश का जनता दल यूनाइटेड में भविष्य कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। और बिहार से जुड़ी एक और खबर बता दें। बिहार में आज से अगले 3 दिन तक अब शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती के लिए परीक्षा शुरू हुई है। पहली बार शिक्षकों के भर्ती परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग कर रहा है। 1,70,461 शिक्षकों के इस भर्ती परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी पूरे राज्य में 876 परीक्षा केंद्रों पर भाग ले रहे हैं और आज पहली कक्षा से 5वीं तक के करीब 80,000 शिक्षकों के पद के लिए 6,75,000 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं।
पटना रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। और अब बात कांग्रेस की। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख आना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। कारगिल में एक जनसभा के दौरान उन्होंने आगे की योजना की बात की। सिर्फ आपको देखने के लिए थैंक यू। नहीं, मगर आप कुछ कहना चाहते हैं? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, उस समय मैंने सोचा था कि लद्दाख भी आना चाहिए, मगर प्रॉब्लम हो गई थी, बर्फ थी, ठंड का समय था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें उस समय अलाउ नहीं किया। तो अब मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर पाया उसको अब जाके पूरा कर दूं। तो पैदल तो खैर अभी नहीं चले हैं, और शायद रजनी जी, शायद आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए कि हम लद्दाख में भी थोड़ा सा पैदल चलें, क्योंकि लद्दाख को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। आइए एक अहम जानकारी दे दें। इस शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस एनडीटीवी का मेगा कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञों और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए सिर्फ एनडीटीवी नेटवर्क पर। और एक छोटा सा ब्रेक, देश की बात में कुछ और खबरें लेकर हाजिर होंगे। देश की बात में खबर पश्चिम बंगाल से। यहाँ के जादवपुर विश्वविद्यालय में 17 साल के छात्र की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्र को हॉस्टल में बिना कपड़ों के घुमाया गया था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक उसकी रैगिंग की गई। इस दौरान छात्र बचने के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागता रहा। सूत्रों के मुताबिक छात्र पर समलैंगिक फप्तियां भी कसी गई थी। जादवपुर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के छात्र की 9 अगस्त को मौत हो गई थी। उसके हॉस्टल के 2nd फ्लोर से गिरने की बात सामने आई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि छात्र के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय कुश्ती संघ को एक बड़ा झटका लगा है। UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खत्म कर दी है। अब भारतीय झंडे के नीचे नहीं खेल पाएंगे खिलाड़ी। दरअसल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को WFI को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 15 जुलाई तक फेडरेशन के चुनाव करवाएं, नहीं तो WFI को सस्पेंड कर देंगे। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव बार बार टलते रहे और आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता खत्म कर दी गई। अगले ही महीने कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका है। आपको बता दें कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद खेल मंत्रालय ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के पदाधिकारियों को सस्पेंड कर एडहॉक कमेटी बना दी थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमरी गांव के पास रोल्स रॉयस फैंटम कार और एक तेल टैंकर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें टैंकर में सवार एक शख्स भी शामिल है। इलाज के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में रोल्स रॉयस फैंटम कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई। बात अब मध्य प्रदेश की। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पाद मध्य प्रदेश इन दिनों सोयाबीन उत्पादन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में भी महाकौशल, मालवा, निमाड़ में किसान सोयाबीन की जगह गेहूं और धान की खेती करने लगे हैं। कभी ज्यादा बारिश को इस बार कम बारिश हो रही है। सही उम्मीद को भी सही उम्मीद उसको भी तोड़ दिया है।
भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर खलील अहमद करीब 40 बीघे में सोयाबीन बोते थे। कई सालों से नुकसान हो रहा है। इस बार 18 बीघे में सोयाबीन लगाई है, लेकिन बादलों की बेरुखी से फिर नुकसान का डर है। कैलाश भी परेशान है। बीघा के पीछे कम से कम 10,000-9,000 रुपये खर्च आता है बीघा में। इसमें कटाई का खर्च होता है, निंदाई का खर्च होता है, दवाई का खर्च होता है, सब खर्च होता है इसमें। बीज और खाद सबका खर्च होता है इसमें। एक बीघा में 2.5 से 3 कुंटल उत्पादन होता है। 2.5 कुंटल उत्पादन होता है, 2.5 कुंटल भी होता है और 2 कुंटल भी हो जाता है। खूब से खूब मान करते हैं अपन 2.5 कुंटल का। तो अभी क्या लग रहा है, ये उत्पादन हो पाएगा 2 कुंटल? ये मान के चलिए आप मेरे को 1 कुंटल 1.5 कुंटल बीघा का उत्पादन होगा। और भाव भी नहीं मिल पाता। फिर भाव भी हमें क्या 4,000 का भाव मिलता है। फिर मंडी का भाड़ा, ट्रैक्टर का भाड़ा, लेबर चार्ज, सब कुछ चलने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल पाता इसमें। उत्पादन की वजह से अपन मतलब बहुत परेशान में आ चुके हैं, क्यों पानी गिर नहीं रहा है। दूसरी समस्या इसमें पीलापन आ गया है। खेती बोना जोतने वाले का भाड़ा खर्चा भी नहीं निकल पाएंगे। कोई भी मुआवजा बीमा थोड़ा बहुत कुछ राहत मिले तो थोड़ा आदमी को सहयोग लगे। बीमा वगैरह तो सरकार करती है फसलों का, फिर उसमें कुछ राहत तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। नीमच और मंदसौर में सोयाबीन को 10% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। भुनियाखेड़ी के किसान कारूलाल जाट ने 26,000 रुपए का बीज, 10,000 रुपए से ज्यादा की दवाई, हकाई बुआई सहित 50,000 रुपए फसल पर खर्च कर दिया। बाकी 2 बीघे में सब्जी भी सूख गई। 10 लोगों का परिवार इसी खेत के आसरे है। सोयाबीन खराब है। ये सोयाबीन पीली पड़ रही है, पानी नहीं गिर रहा है। बादल घुमर रहे हैं, लेकिन पानी गिरे तो काम चले। पानी नहीं गिरेगा तो जानवरों को फसल खिलानी पड़ेगी। लोबिया की फसल भी खराब हो रही है। दवाई भी डाली, लेकिन वो भी पीली पड़ गई। पानी नहीं गिरेगा तो कर्जा कैसे चुकाएंगे। जहर खाने की नौबत आ गई है। इंद्रदेव मेहरबान ही नहीं हो रहे हैं। मनाने के लिए उज्जैनी भी कर ली, होम हवन भी किए, लेकिन मेरे नाथ इंद्रदेव नहीं सुन रहे हैं। पानी आई तो नहीं बिल्कुल। शिवपुरी में दयाराम और उनकी पत्नी बस इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लागत निकल आए। जुलाई में बोवनी की थी, लेकिन बारिश ने दगा दे दिया, जिससे फसल बीमार हो गई। पानी की कमजोरी के कारण उसमें जाने कितनी तरह के कीटाणु लगे, इसलिए कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मैं तो अभी कितना लगता है आपको, कितना नुकसान हो जाएगा इससे? अब नुकसान तो ऊपर वालों जाने। अब ऐसे अगर पानी निकल गया तो एक फरी सक्सेस नहीं होगी, जोतनी पड़ेंगी। अगर पानी गिरता रहा तो कुछ थोड़ा बहुत निकला। पर साल 5 किलो कोई बीघा नहीं निकला। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ में भी पहले बारिश की कमी, फिर येलो मोज़ैक ने सोयाबीन को बर्बाद कर दिया। भंवर पिपलिया की जीतरा परमार की पूरी फसल खराब हो चुकी है। मुआवजे का इंतजार है। 2 कुंटल हमारा वो ऐसा वो खत्म हो गया था। हाँ। और कितनी जगह पर लगाया था? हमने 4 जगह लगाए थे। चारों जगह स्थिति है? हाँ, 4 जगह से। पहले क्या पानी गिरा था, बोवनी की थी तब फसल अच्छी थी। फिर पानी बीच में रुक गया था तो इसमें मतलब खाद वाद डाला तो अच्छी थी। फिर बाद में पानी शुरुआत तो गिर रहा, उसमें फसल ज़्यादा खराब हो गई। किसानों की मांग पर सरकार की अपनी दलील है, बारिश और सरकारी बेरुखी पर विपक्ष की अपनी। किसानों के प्रति आप जानते हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है और पूरी तरीके से सरकार इस बात के लिए की चिंता करेगी कि इनको जल्दी ही इनका मुआवजा भी मिले इनको, और इस पूरे मामले का जो है निरीक्षण भी हो जाए। और कहीं ना कहीं हमारी एक पूरी जो मंशा है, किसानों को हमारी सरकार और हमारी पार्टी परेशान होने का मौका नहीं देती। प्याज की कीमतों पर, प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का काम सरकार कर रही है। और ये स्पष्ट करता है कि ये चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकारें किसानों की कभी भी मदद नहीं करती है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 10 जुलाई तक 90.50 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन का रकबा 55.50 लाख हेक्टेयर है। सोपा के मुताबिक मध्य प्रदेश में 42.66 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। वैसे 2012 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 58 लाख हेक्टेयर था। बीते 10 सालों में अगर सोयाबीन की बात करें तो ये तथ्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा है, लेकिन ये भी तथ्य है कि बीते 10 सालों में सोयाबीन की लागत उस अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और पैदावार घट गई है, जिससे किसानों का नुकसान दूना हो रहा है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। दिल्ली में B20 की बैठक कल से शुरू हो रही, जिसमें दुनिया को देश की विकास यात्रा की झलक दिखाई जाएगी। साक्षी बजाज की रिपोर्ट। आने वाले 3 दिनों में एनडीटीवी इंडिया पर आपको सारे हाइलाइट्स मिलेंगे B20 समिट से, या फिर जिसे बिजनेस 20 समिट भी कहा जाता है।
तो बिजनेस 20 समिट क्या है आखिर और इसका एजेंडा क्या है। जो बिजनेस 20 समिट है वो जो है ऑफिशियल फोरम है G20 के ग्लोबल बिजनेस लीडर्स का या फिर कम्युनिटी का एक तरह से। अब यहाँ पे एजेंडा क्या है, एजेंडा तो काफ़ी सारा है, लेकिन जो मेन जो है थीम के मुताबिक जो बातें हैं और जो फोकस एरियाज हैं उसमें से एक ये ज़रूर रहेगा कि आने वाले पलों में इक्विटेबल ग्रोथ जो है वो कैसे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज सुबह ही ब्रिक्स पे ये कहा कि सारे ही जो नेशंस हैं वर्ल्ड में सबको इक्विटेबल ग्रोथ जो है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये एक एरिया जो है जो ज़रूर डिस्कस होगा। और उसके अलावा जो थीम है और जो फोकस एरियाज हैं वो ये है कि देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब उसके करते डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमें लोगों को कैसे रीस्केल करना है या फिर जो क्लाइमेट चेंज की जो चिंता है पूरी दुनिया में अभी उसका हल कैसे निकल सकता है। तो ये सारी बातचीत होगी इस फोरम पे और एनडीटीवी इंडिया जो है आपको लेटेस्ट खबर इस पे देगा। और इस शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक G20 पर फोकस एनडीटीवी का मेगा कॉन्क्लेव देखना ना भूलें। बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को लेकर जाने माने विशेषज्ञों और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रियों से खास बातचीत देखिए सिर्फ एनडीटीवी नेटवर्क पर। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।